बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सुमैया ज़ाहिदी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैरिज ग्रांट क्या होती है, ये किस इदारे के तहत दी जाती है, कौन कौन से वर्कर इसको हासिल करने के हकदार होते हैं, कितनी अमाउंट में ये वर्कर्स को दी जाती है और इसको वसूल करने का तरीक़ाकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैरिज ग्रांट क्या होती है। वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से फीमेल वर्कर्स की शादी की सूरत में या मेल वर्कर्स की बेटियों की शादी की सूरत में जो माली इमदाद फराहम की जाती है उसको मैरिज ग्रांट कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है वो वर्कर वेलफेयर फंड के कानून के तहत ऑपरेट होता है और इस बोर्ड के तहत जो भी एलिजिबल वर्कर्स हैं, एलिजिबल वर्कर्स मतलब या तो वो ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड होंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत वर्कर की तारीफ में आते होंगे। ऐसे तमाम एलिजिबल वर्कर्स वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट, टैलेंट स्कॉलरशिप वगैरह के हकदार होते हैं। अच्छा, वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो बाकी फैसिलिटीज़ की मैंने बात की है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उन फैसिलिटीज़ पर मबनी हमारी वीडियो देखें। अभी हम बात करते हैं कि मैरिज ग्रांट क्या होती है। मैरिज ग्रांट की रकम जो कि आजकल 1 लाख रुपए है, हर वो एलिजिबल वर्कर जो कि ईओबीआई और या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत वर्कर की तारीफ में आता है और उसकी जो कुल सर्विस है वो 3 साल से जायद है। ऐसे जो तमाम वर्कर्स हैं, मेल वर्कर्स अपनी बेटियों की शादी की सूरत में और फीमेल वर्कर्स अपनी शादी की सूरत में इस मैरिज ग्रांट को हासिल कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जो सर्विस की लिमिट हमने यहाँ पे बताई है 3 साल से जायद हो, 3 साल से कम जो सर्विस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और जो 3 साल का अरसा है वो निकाह की डेट तक मुकम्मल होना ज़रूरी है। और जो इसमें दूसरी बात हमने की कि ये मेल वर्कर्स अपनी बेटियों के लिए हासिल कर सकते हैं और फीमेल वर्कर्स अपने लिए हासिल कर सकती हैं। ये मैरिज ग्रांट मेल वर्कर अपने लिए या अपने बेटों की शादी की सूरत में हासिल नहीं कर सकते। ये जो ग्रांट है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अच्छा, मज़ीद इसमें ये कि जो फीमेल वर्कर्स हैं अगर उसकी बेटियां हैं तो वो ये ग्रांट अपनी बेटियों की शादी की सूरत में भी हासिल कर सकती है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये जो तमाम अगर मेल वर्कर्स फीमेल वर्कर्स अपनी बेटियों की शादी की सूरत में इसको हासिल करें या अपनी शादी की सूरत में हासिल करें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम डिपेंडेंट इस ग्रांट के वो लोग अहल ठहरेंगे जो बेसिकली इन वर्कर्स के डिपेंडेंट होंगे। और डिपेंडेंट के यहाँ पे क्या एक तारीफ है कि जो उसके डिपेंडेंट्स उसके सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड पे एंटर हैं वो लोग इसके एलिजिबल हैं। उसकी मेल वर्कर की जो बेटियां उस मेडिकल कार्ड के ऊपर एंटर्ड हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी हासिल करती हैं, वही लोग इसके एलिजिबल हैं मैरिज ग्रांट हासिल करने के लिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर वर्कर अपनी बेटी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है और उस बच्ची का नाम R5 कार्ड में एंटर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो इसकी अहल नहीं है कि उसको मैरिज ग्रांट दी जा सके। इसमें फिर ऐसा है कि या तो वर्कर R5 कार्ड में बच्ची का नाम एंटर करवा ले या फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट से ये चीज़ प्रूफ कर दे कि वो जो बच्ची है वो उसकी रियल डॉटर है। लेकिन इसमें जस्ट यही है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि R5 कार्ड में अगर नाम एंटर नहीं है तो वो उस चीज़ के अहल नहीं है। अच्छा, आगे मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जो मैरिज ग्रांट है इसको अप्लाई कर मतलब कहाँ पे अप्लाई की जाती है और ये किन मराहिल से गुजर के पेमेंट की अहल ठहरती है। तो जो मैरिज ग्रांट की दरख्वास्त है वो अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवाई जाती है और अगर आप माइंस के वर्कर हैं तो फिर असिस्टेंट माइंस वेलफेयर कमिश्नर के पास जमा करवाई जाती है। वहाँ पे जब आपकी दरख्वास्त चेक हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक हो जाती है, तो फर्दर इस दरख्वास्त को स्क्रूटनी कमेटी या फिर माइंस की सूरत में माइंस लेबर वेलफेयर के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फर्दर जब वहाँ पे आपकी दरख्वास्त चेक कर ली जाती है, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक कर ली जाती है, तो वो आपकी दरख्वास्त को वर्कर वेलफेयर बोर्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पेमेंट के लिए रिकमेंड कर देते हैं। और जब दरख्वास्त आपकी वर्कर वेलफेयर बोर्ड में आ जाती है तो वहाँ पे चेयरमैन बोर्ड के पास उसको पेमेंट की अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे ही चेयरमैन बोर्ड उस दरख्वास्त की पेमेंट अप्रूव कर देते हैं तो उस ग्रांट की पेमेंट या तो थ्रू क्रॉस चेक या फिर डायरेक्ट वर्कर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है।
अच्छा, ये तो हो गई डिटेल कि आपकी जो मैरिज ग्रांट की दरख्वास्त है वो किन प्रोसेस से गुजर के फाइनली पेमेंट के लिए अहल ठहरती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस दरख्वास्त फॉर्म को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जो भी मैरिज ग्रांट की एप्लीकेशन है वो आप अपने इदारे के जो रेलिवेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर है उससे भी हासिल कर सकते हैं, अपने एचआर डिपार्टमेंट से या अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, या जो भी मुतल्लिका ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है आप उससे ये दरख्वास्त हासिल कर सकते हैं। अगर आपका इदारा आपको ये दरख्वास्त फराहम नहीं कर रहा है तो फिर आप अपने लेबर इंस्पेक्टर के ज़रिए ये दरख्वास्त हासिल कर सकते हैं, दरख्वास्त फॉर्म, या फिर लेबर डिपार्टमेंट से भी आपको ये फॉर्म मिल जाता है। और अगर कहीं से भी पॉसिबल नहीं है तो आप ये फॉर्म वर्कर वेलफेयर बोर्ड की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आपको एक बार ये फॉर्म मिल गया आप इसको पुर करें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट उस दरख्वास्त फॉर्म में तलब की गई है आप उसको एग्जैक्ट साफ साफ फिल करें। और जो मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्स बताने जा रही हूँ ये आपने उस दरख्वास्त फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आजकल जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैरिज ग्रांट के केस में वो 2 ओरिजिनल सेट्स डिमांड करते हैं कि आप एक केस में 2 ओरिजिनल सेट्स जमा करवाएं। इससे पहले उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 3 सेट्स जमा करवाने होते थे। ये जो रिक्वायरमेंट है ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। आप इस फॉर्म को इस सेट को बनाने से पहले या तो आप अपने मुतल्लिका इदारे के ऑफिसर से इस चीज़ के बारे में मालूम कर लें कि आया कितने सेट्स जो हैं वो आपने जमा करवाने हैं, या फिर आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड से पता कर सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स हमने कौन कौन से अटैच करने होते हैं। तो सबसे पहले तो एक कॉपी आपने अटैच करनी है फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन की। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एक कॉपी आपने अटैच करनी है वर्कर के फैक्ट्री कार्ड की। एक कॉपी आपने अटैच करनी है वर्कर के सिटीजनशिप कार्ड की, यानी शनाख्ती कार्ड की। अब अगर फीमेल वर्कर अपने लिए वो डिमांड कर रही है, उस मैरिज ग्रांट के हसूल के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो वो अपने शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपी अटैच कर देगी। और अगर वर्कर अपनी बेटी के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर उस बच्ची के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी अटैच होगी जिसकी निकाह की सूरत में ये मैरिज ग्रांट अप्लाई की जा रही है। इसके बाद उस लड़के की एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच होगी जिससे निकाह हुआ है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपने अटैच करनी है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड की यानी R5 कार्ड की 2 कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। EOBI कार्ड की 2 कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। इसके बाद फैक्ट्री की तरफ से जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसकी एक कॉपी आपने अटैच करनी है। इसके बाद जो सर्विस सर्टिफिकेट है आपका, जिस पे ये चीज़ मेंशन होती है कि आप कब से वहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं, वो आपने उसकी एक ओरिजिनल उसको अटैच करना है जो फैक्ट्री की तरफ से आपको मिलेगा। इसके बाद वर्कर के अकाउंट का प्रूफ आ जाता है। बेसिकली या तो वो आपके जो बैंक चेक की कॉपी आप अटैच कर दें, या फिर बैंक की तरफ से एक लेटर, एक ऑफिशियल लेटर आपको मिल जाता है जिसमें वर्कर का नाम, उसका अकाउंट नंबर और बैंक ब्रांच की डिटेल्स मेंशन होती हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है ताकि जो भी मैरिज ग्रांट की पेमेंट है वो या तो वर्कर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाए या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू उसको पेमेंट हो जाए। और एंड में हमारे पास एक आ जाता है कि वर्कर की तरफ से एक स्टाम्प जो कि ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड होता है वो वर्कर ने इसके साथ लगाना होता है, और उस स्टाम्प के ऊपर वर्कर का एक हल्फन बयान होता है कि इस बच्ची की शादी की सूरत में, या अगर फीमेल वर्कर्स अपने लिए वो अप्लाई करी है तो वो ये बयान देगी कि इस अपनी शादी की सूरत में इससे पहले ना तो कोई एप्लीकेशन उसने दी है मैरिज ग्रांट की और ना ही मैरिज ग्रांट वसूल की गई है। और सबसे एंड पे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज आपने अटैच करनी है, और वो दोनों कॉपीज उसी यूनियन काउंसिल से अटेस्टेड होंगी जहां पे निकाह रजिस्टर्ड हुआ है। तो आप जितने भी सेट्स आपकी डिमांड है, आपके वर्कर वेलफेयर बोर्ड की डिमांड है, आप उस हिसाब से इन सेट्स को बनाएं और दरख्वास्त फॉर्म को फिल करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि जब आप ये सेट्स मुकम्मल कर लें तो ये तमाम सेट्स और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो आपके फैक्ट्री मैनेजर से या जो भी आपका वर्कर वेलफेयर ऑफिसर है आपके इदारे का, उससे अटेस्टेड होंगे। अगर तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाए बगैर जमा करवा देते हैं तो आपका ये केस किसी काम का नहीं है।
इन डॉक्यूमेंट्स का इन दो अफराद से, या तो आपके फैक्ट्री मैनेजर से या फिर जो आपका वर्कर वेलफेयर ऑफिसर आपके इदारे का है उससे अटेस्ट होना ज़रूरी है। उसकी स्टैंप और उसके सिग्नेचर हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद होना ज़रूरी है। एक बार जब आप ये केस कंप्लीट कर लें तो उसके बाद इस केस को जो भी आपका मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप जाके जमा करवाएं। अच्छा, इसमें मज़ीद ये है कि जब आप ये केस जमा करवाते हैं तो आपको उनकी तरफ से एक रसीद दी जाती है जो बेसिकली उसी फॉर्म का एक पोर्शन होती है। जो फॉर्म लाइक मैरिज ग्रांट का जो फॉर्म होता है उसी का एक पोर्शन होता है जिसमें आपकी डिटेल्स मौजूद होती हैं, और उसके ऊपर जो भी वहाँ पे मुतल्लिका बंदा होता है वो उसके ऊपर अपनी रिसीविंग देता है कि आपकी जो मैरिज ग्रांट की दरख्वास्त है वो यहाँ पे रिसीव हो गई है। अच्छा, आप इसका जो बेसिकली उस दरख्वास्त के ऊपर एक आपको दरख्वास्त नंबर मेंशन कर दिया जाता है, और उस दरख्वास्त नंबर का उस दरख्वास्त नंबर को मेंशन इसलिए किया जाता है, उसका मकसद ये है कि किसी भी टाइम मैरिज ग्रांट की दरख्वास्त देने से लेकर पेमेंट होने तक आप किसी भी टाइम उस दरख्वास्त को ट्रेस कर सकें कि जो आपकी एप्लीकेशन है आया वो किस फेज़ में है, किस स्टेटस में है, कब तक आपकी पेमेंट जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि एक तो आप अपनी एप्लीकेशन को मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपने जमा करवाई है वहाँ से भी ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन को आप इस एप्लीकेशन का जो स्टेटस है अपने इदारे के जो वर्कर वेलफेयर ऑफिसर है उससे ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि अगर कुछ एप्लीकेशंस में कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं, वो ऑब्जेक्शंस किसी भी बेसिस पे हो सकती हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई ख़राबी होती है, कोई भी बेस हो सकती है जिस पे वो जो डिपार्टमेंट है वर्कर वेलफेयर बोर्ड है वो उस एप्लीकेशन को इदारे में वापस उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए भेज देते हैं। तो इट्स बेटर कि जब तक आपको उस ग्रांट की पेमेंट नहीं हो जाती तब तक आप उसका ऑन एंड ऑफ स्टेटस चेक करते रहें। अच्छा, नॉर्मली जो इस ग्रांट की पेमेंट है वो नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि 1-2 साल का अरसा लग जाता है इसकी पेमेंट में, लेकिन ये जो टाइम कोई टाइम बाउंड नहीं है, इसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। 1-2 साल के बाद भी इसकी पेमेंट हो सकती है और इसकी पेमेंट उससे पहले भी हो सकती है। अच्छा जी, ये तो थी मैरिज ग्रांट के बारे में एक कंप्लीट डिटेल। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ जो आमतौर पे मेरी नज़र से गुजरते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि कोई भी एलिजिबल वर्कर या कोई भी एलिजिबल पर्सन अपनी शादी की सूरत में या कोई मेल वर्कर अपनी बेटी की शादी की सूरत में ये ग्रांट सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये ग्रांट एक बार अप्लाई की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेल वर्कर इसको अपनी बेटी की शादी की सूरत में अप्लाई करता है या ग्रांट हासिल कर लेता है और इन केस खुदा ना खास्ता उस बच्ची की सेपरेशन हो जाती है, तो अगर उसका दोबारा निकाह मकसूद है तो उस बच्ची के निकाह के लिए दोबारा ये ग्रांट अप्लाई नहीं की जा सकती। एक डिपेंडेंट के लिए ये ग्रांट एक बार अप्लाई की जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर उस वर्कर की इन केस 4 बेटियां हैं तो वो चारों बेटियों की सूरत में इस ग्रांट को अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक ही बेटी की सूरत में दोबारा इस ग्रांट को अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी जो चीज़ आमतौर पे देखने में आती है उसमें यह है कि अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है और वो वर्कर जो है वो EOBI या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड था और उसके जो लवाहिकीन हैं वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से डेथ ग्रांट भी हासिल कर चुके हैं, तो ऐसे में अगर उस वर्कर की बच्ची की शादी होती है तो इस सूरत में वो बच्ची भी मैरिज ग्रांट हासिल कर सकती है। एक और हमारे पास केस आ जाता है कि अगर कोई वर्कर EOBI या सोशल सिक्योरिटी की तरफ से या तो डिसेबिलिटी माजूरी पेंशन ले रहा हो या फिर डिसेबिलिटी ग्रांट ले चुका हो, तो ऐसी सूरत में भी अगर फीमेल वर्कर की अपनी शादी होती है या वर्कर की बेटी की शादी होती है तो वो इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक चीज़ जो यहाँ पे याद रहे कि ये ग्रांट सिर्फ फीमेल्स के लिए है, चाहे वो मेल वर्कर की बेटी हो या फीमेल वर्कर खुद हो, वो अपनी शादी के मौके पे भी इसको हासिल कर सकती है या मेल वर्कर अपनी बेटियों की शादी के मौके पे इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रांट मेल वर्कर ना अपनी शादी के मौके पे हासिल कर सकते हैं और ना ही अपने बेटों की शादी के मौके पे हासिल कर सकते हैं। हाँ, अगर फीमेल वर्कर इसे अपनी बेटियों की शादी के मौके पे हासिल करना चाहें तो वो कर सकती हैं। तो ये था मैरिज ग्रांट का एक मुकम्मल प्रोसेस।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपके व्यूज मैरिज ग्रांट के बारे में काफी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या और किसी लेबर लॉ से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।